एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर बाल विकास के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है वर्गीकरण के ऊपर। ये वर्गीकरण का तीसरा क्लास होगा और इस तीसरे क्लास में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं और उन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या क्या लिया है। तो आज ये व्यक्तित्व के वर्गीकरण का तीसरा क्लास होगा। तो हम चर्चा करेंगे आज व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण और ये पार्ट होगा तीसरा, भाग 3। व्यक्तित्व के वर्गीकरण की हम चर्चा करेंगे और ये तीसरा पार्ट है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण भाग 3। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में अभी कुछ जो वर्गीकरण बचा हुआ था उसी की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जो हम वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे वो हिप्पोक्रेटस का है। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण है, पहला जो आज आधार है वो हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण है। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस ने जो वर्गीकरण किया, ये वर्गीकरण सबसे प्राचीन वर्गीकरण है। सबसे पहले इसमें यह जानना है कि ये सबसे प्राचीन वर्गीकरण ये है। और जब सबसे प्राचीन है तो यह भी हम कह सकते हैं कि यह सबसे पहला वर्गीकरण है। सबसे प्राचीन है तो ये सबसे पहला वर्गीकरण। सबसे प्राचीन वर्गीकरण और सबसे पहला वर्गीकरण जिसने प्रस्तुत किया, उनका नाम है हिप्पोक्रेटस और ये 400 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी ईसा से 400 वर्ष पूर्व, 400 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और जो इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसका आधार क्या था, तो शारीरिक द्रवों के आधार पर, शारीरिक द्रवों के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। शारीरिक द्रव्यों या स्वभाव क्या है, यानी स्वभाव के आधार पे व्यक्तियों का बंटवारा इन्होंने किया कि किस किस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो इन्होंने स्वभाव के आधार पे जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नेचर ऑफ मैन। पुस्तक का नाम है इनके नेचर ऑफ मैन। इनकी एक पुस्तक आई, नेचर ऑफ मैन। और इसी पुस्तक में इन्होंने अपने वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। वर्गीकरण का आधार इन्होंने क्या बनाया, तो आप कह सकते हैं कि शारीरिक द्रव्यों के आधार पे या जो मनुष्यों में स्वभाव पाए जाते हैं उस स्वभाव के आधार पे इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो अब वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया, तो वर्गीकरण कितने भागों में किया, यानी व्यक्तित्व के इन्होंने कुल कितने प्रकार बताए, तो इन्होंने कुल 4 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के इन्होंने कुल 4 प्रकार बताए। जो सबसे पहला प्रकार इन्होंने बताया, पहला प्रकार जो इन्होंने बताया कि काला पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं। काला पित्त रस, आप जानते हैं कि शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे रस स्रावित होते हैं जिसका जो प्रभाव होता है उस शरीर के ऊपर, यानी व्यक्ति के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर, उसके चलन के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी बहुत सारे जो हार्मोन्स शरीर में पाए जाते हैं, जो पित्तरस पाए जाते हैं, उन रसों का, उन हार्मोन्सों का जो प्रभाव होता है
वो व्यक्ति के व्यवहार पे, व्यक्ति के स्वभाव पे, व्यक्ति के व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। यानी सभी प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, उस पे इन सबका प्रभाव पड़ता है। तो जो काला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो स्वभाव से निराशावादी होते हैं, इनमें उत्साह की कमी होती है। जो काला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं इनमें होता क्या है, ये निराशावादी होते हैं। सबसे पहला इनकी विशेषता है, ये निराशावादी होते हैं। दूसरा, इनमें उत्साह की कमी पाई जाती है, उत्साह की इनके अंदर कमी पाई जाती है। हमेशा ये तनाव में रहते हैं, हमेशा ये तनावग्रस्त रहते हैं, और तनावग्रस्त रहने के कारण हमेशा इनको लगता है कि किसी ना किसी ये संकट से हमेशा घिरे हुए हैं। जब भी ये कोई बात करेंगे तो हमेशा इनके पास आप बात करने के लिए फ़ोन करेंगे, कहेंगे हमेशा हम परेशान ही हैं। कभी ये खुश मिजाज नहीं रहते हैं, खुश कभी रहते ही नहीं है, हमेशा ये समस्याओं से घिरे रहते हैं, हमेशा ये परेशान रहते हैं, हमेशा इनकी परेशानी बनी रहती है, यानी ये हमेशा परेशान रहते हैं। आप अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में आप सोचिए, देखिए और उनसे तुलना करिए कि जो व्यक्ति हमेशा निराशावादी बात करे, उसके अंदर किसी प्रकार का मोटिवेशन ना हो, किसी प्रकार का उत्साह ना हो, हमेशा वह कहे कि मैं संकट में ही घिरा हुआ हूँ, हमेशा उसको संकट ही है, हमेशा समस्या उसके सामने रहती हो और वह दूसरे से उस समस्या को व्यक्त भी करता हो, हमेशा बताता हो कि कभी वो ये ना कहता हो कि हम सुखी हैं। तो इस टाइप का जिसके अंदर व्यक्तित्व पाया जाता है वह काला पित्त वाला व्यक्ति होता है। तो पहला जो इन्होंने दिया वो दिया कि काला व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। दूसरा इन्होंने जो प्रकार दिया वो पीला पित्त वाले, पीला पित्त, पीला पित्त। ये जो पीला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो क्रोधी होते हैं, हमेशा ये क्रोधित ही रहते हैं। जब भी आप इनको देखेंगे तो ये हमेशा क्रोधित ही रहते हैं, ये हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, लड़ाकू होते हैं, सामाजिकता की इनमें कमी पाई जाती है, सामाजिकता की इनके अंदर कमी पाई जाएगी। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति आपको मिलते हो कि हमेशा वो क्रोध में ही रहते हो, कोई बात कहते हो तो क्रोधित ही रहते हो, हमेशा वो झगड़ालू प्रवृत्ति की स्थिति में ही रहते हो, आक्रामक व्यवहार ये करते हो, तो इस टाइप के जो व्यक्ति पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने पीले पित्त के आधार पे किया है। यानी इस टाइप के व्यक्ति में सामाजिकता की कमी होगी, झगड़ालू होंगे, लड़ाकू होंगे, हमेशा ये लड़ाई झगड़े पे ही उतारू रहते हैं। इस टाइप का जो व्यक्तित्व पाया जाता है ये व्यक्तित्व पीले पित्त वालों में पाया जाता है। इसके अलावा जो इन्होंने तीसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तीसरे वर्गीकरण में इन्होंने कहा कि रक्त प्रधान, तीसरा वर्गीकरण जो इन्होंने प्रस्तुत किया, इन्होंने कहा कि रक्त प्रधान, रक्त प्रधान वाले व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एकदम आशावादी होते हैं, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, उनके जब संपर्क में आप जाएंगे तो आपको भी वो खुश कर देते हैं। तो इसका जो है सबसे पहला हम कह सकते हैं कि ये आशावादी होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, ये हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, आमोद प्रमोद की स्थिति में हमेशा रहते हैं, आमोद प्रमोद की स्थिति में ये हमेशा रहते हैं, आमोद प्रमोद की स्थिति में हमेशा रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं, इनके अंदर उत्साह अधिक होता है। इस टाइप के यानी कि जो आशावादी होगा हर काम में उसको आशा ही दिखाई देगा, यानी कोई काम वह निराशा की दृष्टि से नहीं देखता है, हर काम को वह सकारात्मक दृष्टि से देखता है, उसके अंदर नकारात्मकता कहीं से भी नहीं आ सकती है। ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं उसी को हम रक्त प्रधान व्यक्ति कहते हैं। और इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति हमेशा आपको हंसता
खेलता मुस्कुराता खुशमिजाज रूप में ही आपको वह मिलेगा। और यदि आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी वह हमेशा खुश रखने का ही प्रयास करता है। यानी उसके संपर्क में जो भी लोग आते हैं वह हमेशा खुश ही रहते हैं। जब खुश व्यक्ति के संपर्क में दूसरा कोई आता है तो खुश रहेगा ही, भले ही उसको कष्ट होगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वह उसको भी खुश कर देता है। इसलिए जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, रक्त प्रधान वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होते हैं, वो आशावादी होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, हमेशा हंसते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, और जो उसके संपर्क में आता है उसको वो हमेशा खुश रखने का ही प्रयास वो करते हैं। इसके अलावा जो चौथा इन्होंने प्रकार बताया, कफ प्रधान व्यक्ति, चौथा जो प्रकार बताया वो कफ प्रधान व्यक्ति, यानी इनका जो स्वभाव होता है, कफ प्रधान व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। चौथा जो प्रकार होता है कफ प्रधान, कफ प्रधान, कफ प्रधान जो होगा वो शांत स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव जो होगा एकदम शांत होगा, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं होता। इनमें भी सामाजिकता की कमी पाई जाएगी, इनमें भी सामाजिकता नहीं पाई जाती है। एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, यानी कि बगल में क्या हो रहा है इनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार भाव शून्य, हमेशा अपने में ही मगने रहते हैं, भाव शून्य होते हैं, भाव शून्य होते हैं, अपने में मगन होते हैं। इस टाइप के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे उन्हीं को हम कहते हैं कि ये कफ प्रधान व्यक्तित्व के लोग इस प्रकार से होते हैं। एकदम उदासीन होते हैं, किसी से कोई मतलब इनको नहीं होता है। तो चार प्रकार हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण है, शारीरिक द्रवों के आधार पे या स्वभाव के आधार पे इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इस वर्गीकरण में इन्होंने काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान चार प्रकार का इन्होंने व्यक्तित्व बताया। पहले में काला पित्त यानी निराशावादी, पीला पित्त ये क्रोधित झगड़ालू लड़ाकू होते हैं, रक्त प्रधान ये आशावादी प्रसन्नचित और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, और कफ प्रधान जो होते हैं वो शांत स्वभाव होते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं, एकदम ये उदासीन टाइप के होते हैं, बगल में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब इनको नहीं होता है। तो इस प्रकार से हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व में अपनी जो इन्होंने पुस्तक लिखी, इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में अपने वर्गीकरण को इन्होंने प्रस्तुत किया और उसमें इन्होंने चार प्रकार बताए। इसके आगे अगर हम अगले वर्गीकरण की बात करें तो अगला जो वर्गीकरण है वो फ्रीडमैन तथा रोजमैन के नाम से है। तो आइए अगले वर्गीकरण की चर्चा हम करते हैं। अगले जो वर्गीकरण की हम चर्चा करेंगे वो फ्रीडमैन एवं रोजमैन के द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फ्रीडमैन एवं रोजमैन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसको उन्होंने दो पार्टों में विभाजित किया, यानी दो भाग में बांट करके इन्होंने वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण जो है ये फ्रीडमैन तथा रोजमैन का वर्गीकरण, दो आधार पे इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने पहला टाइप ए बताया, टाइप ए, और जो दूसरा प्रकार बताया उसको टाइप बी बताया। पहले प्रकार में जो इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसको नाम दिया टाइप ए, और जो दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसी को नाम दिया, नहीं दूसरा प्रकार जो बताया उसको नाम दिया टाइप बी। टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अति महत्वाकांक्षी वाले व्यक्ति होते हैं। जो टाइप ए वाले व्यक्ति होते हैं इनकी विशेषता की अगर बात करें तो ये महत्वाकांक्षी और अति महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी होते हैं। इसके अलावा ये अभिप्रेरित होते हैं। इसके अलावा इनमें उच्च उपलब्धि पाई जाती है, इनमें उच्च उपलब्धि पाई जाती है। ये अपने काम का
प्रसार करते जाते हैं। काम जब ले लेते हैं तो ये गंभीर हो जाते हैं, चिंता करना शुरू करते हैं। तो जो टाइप ये वाले व्यक्ति होते हैं वो महत्वाकांक्षी टाइप के व्यक्ति होते हैं, यानी उनको अति महत्वाकांक्षी उनके अंदर महत्वाकांक्षा उनके अंदर होती है कि कोई भी कार्य करने की, कोई भी पद पाने की उनके अंदर एक ललक होती है और वो बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो उपलब्धि वो सबसे ऊपर रहे। इस टाइप का काम वो करना चाहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का काम वो छोड़ना नहीं चाहते, वो उनकी ये विशेषता पाई जाती है। इसीलिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, हमेशा सोच विचार वो करते रहते हैं। इस टाइप के व्यक्तित्व के लोग हमेशा वो मगन ही रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ काम के बारे में ही वो सोचते रहते हैं और कई काम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे इस टाइप के जो व्यक्ति होंगे या इस टाइप का जो बालक होगा, जब परीक्षा आता है तो भले ही उनकी तैयारी पूरी हो, जब परीक्षा आता है तो भले ही उनकी तैयारी पूरी हो, लेकिन यह परीक्षा के दौरान पूरी रात जाग करके यह पढ़ता है, पूरी रात जागता है और पढ़ता है। तो इस टाइप का व्यक्तित्व जिसके अंदर होगा वो अति महत्वाकांक्षी होंगे, एकदम फुल मोटिवेटेड होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, उच्च उपलब्धि इनमें पाई जाती है क्योंकि ये काम के प्रति गंभीर होते हैं और कई कामों को एक साथ ही करना चाहते हैं और इसीलिए ये चिंता ज़्यादा करते हैं, विचार ज़्यादा करते हैं और इनकी जो चिंतन क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होती है। और इस प्रकार के जो विद्यार्थी होंगे या बालक होंगे, यदि परीक्षा मान लीजिए आता है, भले ही इनका पूरा कोर्स तैयार हो, लेकिन ये फिर भी पूरी रात जाग करके ये पढ़ने का काम करते हैं। तो इस टाइप के जो व्यक्तित्व होते हैं या इस टाइप के जो बालक होते हैं उसको फ्रीडमैन तथा रोजमैन ने टाइप ए में रखा है। टाइप बी की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एकदम तनाव नहीं लेते हैं, ये जो है तनाव नहीं लेते हैं, तनाव नहीं लेते हैं, किसी काम को के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, किसी काम के प्रति ये गंभीर नहीं होते हैं। एक ही काम में संतुष्ट रहते हैं, महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। तो इस टाइप का जो व्यक्तित्व जिस बालक के अंतर्गत पाया जाएगा वो एकदम बिल्कुल तनाव नहीं लेता है किसी भी काम को करने में। काम खराब भी हो गया तब भी उसको कोई टेंशन नहीं, ये कोई भी टेंशन नहीं लेता है। काम खराब होने के बाद भी ये किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेता है और किसी काम के प्रति यह गंभीर भी नहीं होता है और गंभीर ना होने के नाते ही यह टेंशन नहीं लेता है। और इसमें जो काम करने की जो प्रवृत्ति है ये इसके अंदर पाई नहीं जाती है। अभिप्रेरणा का जो स्तर होता है वो इसमें निम्न पाया जाता है, इसमें जो अभिप्रेरणा का स्तर होता है वो निम्न पाया जाता है, यानी कि ये अभिप्रेरित जो है ये नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से फ्रीडमैन तथा रोजमैन का जो वर्गीकरण है इसमें इन्होंने टाइप ए और टाइप बी में विभाजित किया। टाइप ए वाले अति महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी पद को पाने में, किसी उपलब्धि को पाने में ये पूरा जी जान लगा देते हैं, एक बार में ही कई सारे काम ये ठान लेते हैं। और जबकि जो टाइप बी वाले होते हैं ये काम के प्रति लापरवाह होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम ये करना चाहते नहीं हैं और इसलिए इनके अंदर जो मोटिव ये नहीं होते हैं, अभिप्रेरित नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वो टाइप बी में रोजमैन ने और फ्रीडमैन ने इसको रखा हुआ है। तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं वो आलपोर्ट का है, शील गुणों के आधार पे। शील गुणों के आधार पे आलपोर्ट ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से दो प्रकार बताए। पहला वह प्रकार जो सामान्य रूप से सभी में पाया जाता है, दूसरा वह जो कुछ लोगों में पाया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं हम आलपोर्ट के शील गुणों के सिद्धांत या वर्गीकरण के बारे में। आलपोर्ट ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया
उसको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा, सामान्यशील गुण तथा व्यक्तिगतशील गुण। तो आलपोर्ट का शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इसमें जो इन्होंने प्रस्तुत किया, सर्वप्रथम इन्होंने दो भागों में, एक तो सामान्यशील गुण बताया, सामान्यशील गुण, और दूसरा जो बताया वो व्यक्तिगतशील गुण, व्यक्तिगतशील गुण। सामान्यशील गुण वे गुण होते हैं जो लगभग समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाएंगे उसी को सामान्यशील गुण कहा जाता है। और जो किसी व्यक्ति में अपने अंदर जो पाए जाने वाले गुण होते हैं उसी को, व्यक्तिगत रूप से जो किसी के अंदर पाए जाने वाले गुण होते हैं उसी को व्यक्तिगतशील गुण इन्होंने कहा है। तो व्यक्तिगतशील गुण को फिर से आलपोर्ट ने तीन भागों में बांटा है। यानी सबसे पहले सामान्यशील गुण जो समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाया जाता है, व्यक्तिगतशील गुण जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के अंदर पाया जाता है, यानी वो अपना व्यक्तिगत रूप से होता है, जो बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है। इस प्रकार के जो शील गुण होते हैं वो व्यक्तिगतशील गुण होते हैं। और जो व्यक्तिगतशील गुण होते हैं वह अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि ये बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है। और फिर दूसरा कह सकते हैं कि इनका अध्ययन करना कठिन होता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अब यहां से ये जो व्यक्तिगतशील गुण है इसको फिर से तीन भागों में बांटा है आलपोर्ट ने। पहला भाग जो है, पहले भाग को इन्होंने कहा प्रमुख शील गुण, या इसी को कहा जाता है प्रधानशील गुण, प्रधानशील गुण। दूसरा है केंद्रीयशील गुण। और तीसरा जो गुण है वो गौणशील गुण। तो जो व्यक्तिगतशील गुण था उसको आलपोर्ट ने तीन भागों में फिर से विभाजित किया। पहला है प्रमुखशील गुण या प्रधानशील गुण, दूसरा है केंद्रीयशील गुण और तीसरा है गौणशील गुण। प्रधानशील गुण जो होता है, जिस शील गुण से या जिस विशेषता के आधार पे हम किसी व्यक्ति को पहचानने का काम करते हैं, किसी व्यक्ति का जिस गुण से पहचान होता है वह जो शील गुण होता है वही शील गुण प्रमुखशील गुण या प्रधानशील गुण कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण दें, उदाहरण के द्वारा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक स्टेटमेंट सीधा सा यही है कि जिस व्यक्ति को हम जिस गुण के आधार पर पहचानते हैं या किसी व्यक्ति को हम जिस गुण के आधार पर पहचानते हैं, किसी व्यक्ति को समाज जिस गुण के आधार पर पहचानता है, वह जो शील गुण होता है वही प्रधानशील गुण की श्रेणी में आता है। जैसे अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। जैसे ही सत्य अहिंसा शब्द आता है हमको महात्मा गांधी की ही याद आती है। अगर बलिदान की बात आता है, अगर त्याग की बात आता है तो हमको भगत सिंह याद आते हैं, हमको चंद्रशेखर आजाद याद आते हैं।
अगर दान की बात आती है तो हमको कर्ण याद आते हैं। अगर हमको मातृत्व की याद आती है तो हमको पन्नाधाय याद आती हैं। तो अगर हमको मर्यादित पुरुष की बात आती है तो हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम नजर आते हैं। तो इस टाइप का जो व्यक्तित्व होता है, यानी कि जितने भी हमने उदाहरण दिए वो उनसे जुड़ा हुआ है। मातृत्व पन्नाधाय, अहंकारी रावण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सत्य अहिंसा गांधी जी, कर्ण दानी। तो ये उनका जो गुण था, ये उनके अंदर जो शील गुण था, ये प्रमुख शील गुण था और इसी गुण से वो अभी पहचाने जाते हैं। पता नहीं कब थे वो, और उस तब से आज तक वो उसी गुणों के आधार पे वो उनसे वह गुण जुड़ गया है जाके। जैसे ही सत्य अहिंसा की बात होगी, हम गांधी जी की बात हमको याद आने लगती है। जैसे ही दान की बात होगी, कर्ण हमको याद आने लगते हैं। जैसे ही अहंकार की बात होगी, हमको रावण याद आने लगते हैं। जैसे ही मातृत्व का नाम लेते हैं, पन्नाधाय हमको याद आने लगती हैं। यानी कि उनका जो शील गुण था वो उनसे एकदम जुड़ा हुआ था, उसी से उनको उनकी पहचान बनी है। और इस प्रकार का जो शील गुण होता है वह किसी भी व्यक्ति में एक या दो ही होते हैं। एक या दो की संख्या में ही ऐसे शील गुण पाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति में। उसके आगे केंद्रीय शील गुण होता है। केंद्रीय शील गुणों की अगर संख्या की बात करें तो यह व्यक्ति में 10 से 15 शील गुण होते हैं। और ये जो प्रमुख शील गुण है ये अस्थाई होता है। ये अस्थाई होता है, इसको भी याद रखिएगा कि जो प्रमुख शील गुण होता है ये अस्थाई प्रकार का होता है, ये बदलता नहीं है कि रोज रोज इस गुण में बदले। दूसरा जो शील गुण हुआ केंद्रीय शील गुण, ये 10 से 15 की संख्या में ये पाया जाता है। 10 से 15 की संख्या में ये पाया जाता है। ये भी अस्थाई प्रकार का ही शील गुण होता है और इसी शील गुण से ही व्यक्तित्व की रचना होती है। इसी शील गुण से ही व्यक्तित्व की रचना होती है। और यह जो शील गुण होता है यह व्यक्ति छिपाने से छिपता नहीं है। और यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में जो केंद्रीय शील गुण के रूप में पाया जाएगा, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति में वह गौण शील गुण के रूप में पाया जाए। जैसे अगर एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो धार्मिक है, तो अगर धार्मिक होगा तो उसके अंदर परोपकार की भावना भी होगी। उसके अंदर परोपकार की भावना भी उसके अंदर पाई जाएगी। और वह दयालु टाइप का होगा। और दयालु होगा तो वह सामाजिक टाइप का भी होगा। तो इस टाइप से जो कई जो गुण होते हैं वो एक साथ मिलते हैं और यही सब मिल करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यही सब मिल करके उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यदि व्यक्तित्व के निर्धारक जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, केंद्रीय शील गुण जो उसमें पाया जाता है। केंद्रीय शील गुण जो भी होते हैं वो अधिक सक्रिय रूप में पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति में यह 5 से 10 या 10 से 15 की संख्या में पाए जाते हैं। और व्यक्ति में जो व्यक्तित्व की रचना होती है वह केंद्रीय शील गुणों के आधार पे ही होती है। आत्मविश्वास, सामाजिकता, उत्साह, इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो केंद्रीय शील गुण के अंदर आते हैं। जो ये भी हर व्यक्तियों में कई संख्या में, यानी 10 से 15 की संख्या में ये पाए जाते हैं। अगर हम गौण शील गुण की बात करें तो इसका जो स्वरूप होता है वो अस्थाई प्रकार का होता है। इसका जो स्वरूप होता है वो अस्थाई प्रकार का होता है। यानी ये जिसके अंदर गौण शील गुण जो पाया जाता है वो निरंतर परिवर्तन की स्थिति में आता रहता है। और यह व्यक्ति में कभी कभी परिलक्षित होता है। कभी कभी परिलक्षित होता है, यानी कभी परिलक्षित होगा और कभी परिलक्षित, यानी कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार का जो शील गुण होगा उसी को हम कहते हैं गौण शील गुण। कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा। इसकी सहायता से, जब कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा, तो इसकी सहायता से हम व्यक्तित्व के बारे में हम कोई कथन नहीं कर सकते हैं। यानी ये व्यक्तित्व के निर्धारक की श्रेणी में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इससे जो है व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण जो होता है इससे नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने 3 वर्गीकरण को पढ़ा। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे
कि अब सिद्धांतों के बारे में जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, इसके अलावा जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये भी सब बचा हुआ, उसके बाद व्यक्तित्व का मापन। तो धीरे धीरे करके हम व्यक्तित्व के चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अधिगम पे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बीएड फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल व्यक्तित्व से क्वेश्चन ना आते हों। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करिए और इसको लिख करके आप अपनी एक नोट्स बनाइए, कॉपी तैयार करिए, जिससे आपको जो एग्जामिनेशन हो उसमें आपको लाभ मिले। धन्यवाद।